Okay students, in this video we are going to continue the chapter heredity and evolution. देखो बच्चा लोग, हम लोगों ने पढ़ा था जॉर्ज मेंडल का नाम. अब हम पढ़ेंगे व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ऑफ मेंडल. देखो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट में कौन सा प्लांट, क्या चीज यूज की थी. तो मैंने आपको बता दिया था. क्या बताया बेटा? मेंडल चूज्ड गार्डन पी प्लांट. देखो मेंडल ने कौन सा प्लांट चूज किया? गार्डन पी प्लांट चूज किया. इसका देखो बोटानिकल नेम होता है पाइसम सटाइवम. देखो पाइसम सटाइवम लिखने का बच्चा एक तरीका होता है. पाइसम को अलग से अंडरलाइन करो, सटाइवम को अलग से अंडरलाइन करो. फॉर हिज एक्सपेरिमेंटल स्टडी. देखो उसने अपनी एक्सपेरिमेंटल स्टडी के लिए क्या चूज किया बच्चा? पाइसम सटाइवम चूज किया. क्यों चूज किया? बिकॉज पहला पॉइंट कहता है इट इज इजी टू ग्रो. देखो उगाना बड़ा आसान था, कोई मेहनत का ज्यादा काम ही नहीं था, तो इसीलिए उसने इजीली ग्रो किया जा सकता था ना. तो इसीलिए उसने पहले क्या चीज यूज की? पाइसम सटाइवम यूज किया. सेकंड पॉइंट क्या कहता है बच्चा? कहता है इट इज अ बाई एनुअल प्लांट. देखो ये बाई एनुअल प्लांट है. बाई मतलब दो, एंड बाई नॉमिनल्स नहीं पढ़ते. बाई मीन्स टू एंड एनुअल मीन्स ईयरली. दैट मीन्स एक साल में 2 बार उगाया जा सकता है. मतलब अगर मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट 10 साल किया तो उसने 10 साल में कितनी जनरेशन देख ली? 2 के हिसाब से इंटू 2 करके 20 जनरेशन देख ली. मतलब उसके बेटे, उसके बेटे, उसके बेटे, उसके बेटे, इस लाइन को 20 बार बोलो, इतनी सारी जनरेशन देख ली. नेक्स्ट पॉइंट देखो प्लीज. इट इज चीप और इकोनॉमिक टू ग्रो. देखो भैया चीप और इकोनॉमिक है. इकोनॉमिक मतलब पैसे से भैया बहुत ज्यादा महंगा नहीं है उगाने में. नेक्स्ट कहता है देखो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स. ऑफस्प्रिंग्स का मतलब होता है बच्चे. नेक्स्ट जनरेशन जो आती है आर मोर विच helps in predicting almost correct ratio and percentage. देखो बच्चा क्या कहता है? ये कहता है कि नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बहुत ज्यादा है, तो जिससे करेक्ट रेशियो एंड परसेंटेज आता है. इसके लिए ना एक स्टोरी सुनाती हूँ, बिल्कुल ट्रू स्टोरी है. आई वॉज इन माई 10th क्लास आई थिंक, या 9th क्लास, और एक चैप्टर आता है हमारे सिलेबस में प्रोबेबिलिटी. तो भैया मेरे टीचर्स ने भी प्रोबेबिलिटी पढ़ाया. मुझे ना मैथ्स प्रदीप सोनी सर पढ़ाते थे बिट्टू, वन ऑफ माय फेवरेट टीचर. तो ही केम टू द क्लास. मैंने आप लोगों की क्लास में शायद पहले भी बताया होगा उनके बारे में. तो भैया प्रदीप सोनी सर क्लास में आए और बोले बेटा जी आज तो ना प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे. तो उन्होंने भैया आते ही बोर्ड पे ना एक फॉर्मूला लिखा, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल या फिर पॉसिबल आउटकम्स. भैया हम लोगों ने बड़े ध्यान से फॉर्मूले को नोट डाउन करा लिया. अब उस जैसे कि उन्होंने बताया, देखो बेटा मेरे से कोई सिक्का उछाले और कोई पूछे भैया हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो भैया क्या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2 थे और इसमें से हेड हम चाहते हैं तो 1 अपॉन 2. तो ऐसे उन्होंने बताया. तो बोले जैसे डाइस है, डाइस में 6 नंबर्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, और पूछे 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बोले जी 1/6 प्रोबेबिलिटी. 2 की प्रोबेबिलिटी क्या, बोले जी वो भी 1/6 है. ऐसे उसने मेरे टीचर ने सारा फॉर्मूला समझा. बट बेटू आई वॉज अलोन इन द क्लासरूम, जिसको समझ ही नहीं आया कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है. तो टीचर ने मेरे कहा बेटा आई स्टूड अप इन द क्लासरूम. देखो बेटू मेरी तो आदत ही है ना डाउट्स पूछने की. तो मैं क्लास में खड़ी हुई, मैंने मेरे सर से पूछा सर एक बात बताओ, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है. तो मेरे टीचर ने कहा देख बेटा कुछ भी नहीं होती है, ऐसे समझ कि किसी भी चीज के आने के चांसेस कितने हैं.
फॉर एग्जाम्पल उनको क्या कहते हैं बेटू, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा बेटा देखा बेटा हेड को उछालो, मतलब सिक्के को उछालो तो हेड आने के 50% चांस, टेल आने के 50% चांस। तो मैंने कहा सर चांस को कोई कैसे कैलकुलेट कर सकता है कि क्या हो सकता है, मतलब एक अप्रोक्सीमेशन कैसे लगा सकता है। तो बोले बेटा सपोज मैंने सिक्के को उछाला, एक बार हेड आ गया एक बार टेल आ गया, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 और 1/2। तो मैंने, और उन्होंने बाई चांस मुझे सिक्का हाथ में दे दिया। अब बेटू सिक्का हाथ में आते मैंने सिक्का उछाला, हेड आया, तो उन्होंने कहा बेटा दूसरी बार उछाल। अब पता है बेटू उस दिन क्या हुआ, बाई चांस क्लास में मैंने सिक्का दूसरी बार भी उछाला ना, तो दूसरी बार भी क्या आ गया, हेड आ गया। और मैंने 4 बार सिक्का उछाला तो चारों बार हेड, मैं बिना चीटिंग के उछाल रही थी, वो समझना मैम चीटिंग कर रही थी, चारों बार हेड आता चला गया। और इससे पता है बेटा क्या रियलाइज हुआ मुझे कि ना ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं मेरे टीचर से अड़ गई, तो भैया मेरे टीचर ने हाथ जोड़ के, तुम्हारे टीचर से इरिटेट नहीं हो जाते कई बार, पता नहीं कैसा क्वेश्चन है नहीं आ रहा बच्चे को समझ में, हाथ जोड़ के कहा बेटा देख कितना इंटेलिजेंट बच्चा है तू, अब तो इस सिक्के को घर ले जा। और गर्मियों की छुट्टियां जो तुम्हारी 45 डेज की, अब देखो ये दुख सोचने मत बैठ जाना कि इस बार तो लॉकडाउन की वजह से तुम्हारी छुट्टियां ही नहीं हुई, ये दुख मैं समझती हूँ, पर मेरे टाइम में ना गर्मियों की छुट्टियां 45 to 47 डेज की होती थी। तो मुझसे मेरे टीचर ने कहा बेटा इन 47 डेज तक लगातार आप सिक्के को उछालना और हर बार सिक्के को 100 टाइम्स उछालना, और 100 टाइम्स उछालो ना तो नोट डाउन करियो कि कितनी बार हेड आया और कितनी बार क्या आया बेटा, टेल आया, तब तुझे प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ में आएगा। पर बेटा उस दिन सिक्का लिए बिना ही मुझे समझ आया कि अगर मुझे रेशियो या परसेंटेज या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रेशियो परसेंटेज या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो नंबर ऑफ प्रिडिक्शन बहुत ज्यादा होने चाहिए। ऐसे 1 या 2 बार करूंगी तो बिल्कुल करेक्ट नहीं आएंगे, पर देखो एक बार पी का प्लांट उगता है तो उसमें बहुत सारे 50 से 100 नए पी प्लांट्स उगा सकता है वो, तो उससे प्रोबेबिलिटी करेक्ट आने के चांसेस क्या हो जाते हैं बच्चा, इंक्रीज हो जाते हैं। एक वन ऑफ द मेजर फायदा क्या हुआ था कि जो गार्डन पी प्लांट था ना उसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आते थे। ध्यान से सुनो क्या कहता है garden pea plant shows contrasting characters that helps in predicting करेक्ट परसेंटेज। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या था कि क्या तो प्लांट लंबा था या फिर प्लांट छोटा था, आइदर द प्लांट वॉज टॉल और द प्लांट वॉज ड्वार्फ। कॉन्ट्रास्ट मतलब अपोजिट, जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट आर कॉन्ट्रास्ट, ऐसे समझो। तो क्या तो लंबा प्लांट दिख रहा था या फिर छोटा प्लांट दिख रहा था, क्या तो फ्लावर व्हाइट कलर का आया या फिर पर्पल या वॉयलेट कलर का आया, इसके सिवाय बीच के कलर्स नहीं आए। इसके अलावा ऐसा नहीं था क्या तो लंबा था या छोटा था, ऐसा नहीं था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की सब हाइट थी, नहीं। तो इससे ना उसको समझना आसान हो गया, तो वो हाइट को कंपेयर कर सकता था। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड इज कंट्रोल्ड पॉलिनेशन। देखो उसको क्या कर सकता था, पॉलिनेशन को कंट्रोल्ड कर सकता था। देखो पॉलिनेशन को कंट्रोल करने का मतलब समझना प्लीज, ये क्या कहता है, वो देख सकता था कि कौन सा फ्लावर है। एक बार टॉल, देखो फॉर एग्जाम्पल समझो 2 प्लांट्स थे, एक टॉल था एक ड्वार्फ था। देखो समझो, देखो एक प्लांट ए था टॉल, प्लांट बी क्या था, ड्वार्फ। अब उसने डिसाइड किया कि मुझे ना इन दोनों में रिप्रोडक्शन कराना है। अब एक बार समझो ताकि आगे के अच्छे से समझ में आएंगे। तो उसने क्या करा बेटा, उसने इसका फ्लावर लिया, ठीक है, और इसके पॉलन ग्रेन्स को तोड़ लिया ताकि इस वाले पे डाल सके, पर इस वाले पे हो सकता है इसके भी पॉलन ग्रेन्स थे। तो इस फ्लावर से उसने 2 चीजें की। पहला किया रिमूवल ऑफ पॉलन ग्रेन्स। देखो इसके खुद के पॉलन ग्रेन्स हटा दिए। देखो हर एक प्लांट में पॉलन ग्रेन्स थे, हर एक फ्लावर में, तो इसके खुद के तो हटा दिए ताकि सेल्फ पॉलिनेशन क्या हो,
और क्या कर दी बेटा, बैगिंग कर दी। बैगिंग का मतलब क्या था, एक पॉलिथीन ली और ऐसे बांध दी, एक पॉलिथीन ली और बांध दी, जिससे बाहर के भी पॉलन ग्रेन्स इस पे ना आ पाए। और बाद में जैसे उसको रिप्रोडक्शन कराना था तो गांठ खोली, इन पॉलन ग्रेन्स को यहाँ ट्रांसफर कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, एक बार इसको रिपीट करूंगी, प्लीज ध्यान से सुनना। अ प्लांट ए वॉज देयर विच वॉज टॉल एंड अ प्लांट बी वॉज देयर विच वॉज ड्वार्फ। ड्वार्फ और शॉर्ट, अब शॉर्ट लिख रही हूँ, आगे हर जगह ड्वार्फ ही लिखूंगी, प्लीज सब ध्यान से समझेंगे। उसने क्या करा, इन दोनों में रिप्रोडक्शन कराना था। सो उसने क्या करा, इसके मेल पार्ट को देखो, इसको इसने किसकी तरह यूज किया, मेल की तरह यूज किया। थे तो दोनों, बट फिर भी इसने पॉलन ग्रेन्स यूज किए तो इट इज मेल, और इसमें इसने इसको ऊपर ट्रांसफर करे, सो इट इज एक्टिंग एज फीमेल। इसने क्या करा, इसके पॉलन ग्रेन्स हटा दिए ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, और एक पॉली बैग से कवर कर दिया ताकि कोई रैंडम पॉलन ग्रेन उड़कर इसके ऊपर ना गिरे। और थोड़े टाइम बाद पॉलिथीन खोली, pollen grains transfer कर दिए। So this is known as what? This is known as controlled pollination. अब आगे समझेंगे प्लीज। ओके बच्चा, तो नेक्स्ट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड इज द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, कि मेंडल की इनहेरिटेंस के क्या क्या लॉ थे। ध्यान से सुनेंगे प्लीज। पहला लॉ आया, ये ऑलरेडी लॉज ना नाम से नहीं है, बट फिर भी ये आगे समझने में बड़े हेल्पफुल होते हैं। दैट इज लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। उसने कहा फैक्टर्स का मतलब समझना, और पेयर का मतलब तो दो होता ही होता है। ये कहता है ईच कैरेक्टर इन अ जनरेशन और ऑर्गेनिज्म, किसी भी जनरेशन में या फिर ऑर्गेनिज्म में, इज कंट्रोल्ड बाय, हम कहते हैं कौन करता है कैरेक्टर को, डीएनए कंट्रोल करता है, पर उसको ना डीएनए के बारे में पता ही नहीं था। तो उसने क्या कहा, इज कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ फैक्टर्स। उसने कहा कि कभी भी ना फैक्टर या फिर जो उसने डीएनए वर्ड, डीएनए नहीं पता था उसको, जीन नहीं पता था, तो उसकी जगह उसने फैक्टर यूज किया। तो उसने कहा कि कभी भी जो फैक्टर होता है ना, वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। किस में एग्जिस्ट करता है, हाइट, पेयर में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा हाइट, तो बोले हाइट के लिए क्या तो प्लांट टॉल होगा या फिर ड्वार्फ होगा। तो देखो करेक्टर क्या है, टॉल या ड्वार्फ, तो इसको कौन कंट्रोल करेगा, पेयर। फैक्टर कंट्रोल करेगा, तो बोले कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा, ये रिप्रेजेंट कर रही हूँ, नेक्स्ट में समझाऊंगी कैसे रिप्रेजेंट किया। तो बोले क्या तो प्लांट टॉल था, अगर टॉल प्लांट था तो कैपिटल टी टॉल हो गया, मतलब दो रहेंगे, नॉट सिंगल वन। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी प्लांट कैसा है, टॉल। नेक्स्ट में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ऐसा क्यों है। और नेक्स्ट कहता है ड्वार्फ प्लांट, ड्वार्फ मतलब छोटा, तो दैट इज स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। देखो ध्यान से देखो प्लीज, कैपिटल टी टॉल, यानी कि दो रहेंगे बस। अभी तो फिलहाल इतना समझो कि दो होंगे, पेयर में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखो डोमिनेट करना मतलब अपनी मर्जी चलाना। तो क्या कहता है ये कहता है आउट ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। देखो ये कहता है कि दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, ठीक है, और इन दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में से वन इज डोमिनेंट। एक क्या होता है बेटा, डोमिनेंट होता है, एक अपनी मर्जी चलाता है। विच एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस फॉर्म।
देखो जो अपने आप को दोनों फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा, होमो में भी हेट्रो में भी। होमो मतलब एक जैसा, हेट्रो मतलब अलग अलग। देखो अभी ऊपर देखो तो समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों में से टॉल क्या है, डोमिनेंट है, अपनी मर्जी चलाता है। तो अगर दोनों कैपिटल टी है तो भी प्लांट क्या होगा, टॉल। बोले अगर ये इसके साथ भी आ गया ना, नहीं तो भी दोनों की मर्जी नहीं चलेगी, सिर्फ इसकी मर्जी चलेगी। सो द प्लांट विल ऑल्सो बी ओनली टॉल। वाइल recessive one will express itself only in homozygous form। बोले रिसेसिव वन अपने आप को किस में एक्सप्रेस करेगा, सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस फॉर्म में। देखो जैसे कि एक है होमोजाइगस, होमो मतलब एक जैसा, जैसे कि कैपिटल टी, तो इसमें प्लांट क्या होगा, टॉल हो जाएगा। दूसरा है हेट्रोजाइगस, जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी। इन दोनों में प्लांट क्या होगा, टॉल। क्यों होगा, क्योंकि ये कैरेक्टर कैसा है, डोमिनेंट है। देखो अपनी मर्जी चलाता है। पर एक और होमोजाइगस स्टेट बनेगी बेटा, जैसे कि स्मॉल टी, तो ये छोटा आएगा, इट विल बी ड्वार्फ या फिर शॉर्ट, एंड दिस कैरेक्टर इज रिसेसिव। ये सिर्फ अपने आप को, दिस विल एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन द होमोजाइगस फॉर्म। देखो एक छोटी सी लाइन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आई एम जस्ट स्पीकिंग इट, एक्सप्लेन अभी नहीं करूंगी, एक्सप्लेन बाद में करूंगी 2 या 3 वीडियोस के बाद, एंड आई एम डैम श्योर आप तब अच्छे से समझ पाएंगे। सो द लाइन इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असॉर्ट मतलब एग्जिस्ट करना। तो ध्यान से सुनना, लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है वेरियस फैक्टर्स present in an organism exist independently and are also inherited इंडिपेंडेंटली। बोले भैया एग्जिस्ट भी इंडिपेंडेंटली करते हैं और इनहेरिटेड भी क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली। दिस वाज ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू सो मच।